नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं घनश्याम आप सभी का जंक्शन पर दिनांक 23 मई 2021 के करंट अफेयर्स लेकर के। तो चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर जो आरएएस, आरपीएससी की एसआई और अन्य परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। आपका छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले अप्रैल माह का गुलदस्ता करंट अफेयर्स का अंक जो है वो अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। गूगल प्ले जो स्टोर है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 35 रुपए की ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर्स को कवर करती है, तो आप किसी भी मीडियम के छात्रों ये आपके लिए उपयोगी है। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जो है पचपदरा में, बाड़मेर में एक रिफाइनरी का काम चल रहा है जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और जिसे बाद में 2018 में एक बार फिर से लॉन्च किया गया। इस रिफाइनरी को जो है हाल ही में इंदिरा गांधी नहर से पानी की सप्लाई के लिए एक समझौता किया गया, एक घोषणा की गई है और रिफाइनरी के संचालन के लिए 52 क्यूसेक पानी प्रतिदिन जो है इस रिफाइनरी को दिया जाएगा। तो पचपदरा रिफाइनरी के लिए इंदिरा गांधी नहर से 52 क्यूसेक पानी की सप्लाई अब की जाएगी जिससे कि इसका सही तरीके से संचालन किया जा सके। तो राज्य की महत्वाकांक्षी रिफाइनरी परियोजना है जिसको 28 मिलियन गैलन या फिर 52 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी नहर से मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण के लिए 5 क्यूसेक निर्माण जो हो रहा है इसका वर्तमान में, उसके लिए 5 क्यूसेक पानी भी दिया जाएगा। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर का जो बोर्ड है उसके और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि एक कंपनी है संयुक्त प्रबंधन वाली, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की, उन दोनों के बीच अनुबंध निष्पादन किया जाएगा। रिफाइनरी को पानी जैसलमेर जिले के नाचना में इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है उसकी बुर्जी 1243.300 ये नाम है, वहां से ये पानी इसको दिया जाएगा। तो 2 जलाशय इसके लिए वहां पर बनाए जाएंगे और उन दोनों जलाशयों को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इन द केस अगर इंदिरा गांधी नहर में कोई मरम्मत का काम भी चले तो उस दौरान भी पानी की निर्बाध आपूर्ति लगभग 45 दिन तक हो सके। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 18 सितंबर 2013 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि पेट्रोलियम की 3 बड़ी कंपनियों में से एक है उसके और राजस्थान सरकार अर्थात गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में किए गए एक समझौते के साथ में संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया जिसमें 74% भागीदारी है एचपीसीएल की और 26% भागीदारी है राजस्थान सरकार की। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में एक ग्रीनफील्ड किसे बोलते हैं, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड, 2 तरह की योजनाएं होती है। तो जब भी किसी नई परियोजना की स्थापना होती है तो उसको हम ग्रीनफील्ड योजना कहते हैं। तो ये ग्रीनफील्ड 9 मीट्रिक मिलियन टन पर एनम, ठीक है, तो 90 लाख टन पर एनम जो है उत्पादन ये तेल का करेगी। तो जो भी कच्चा माल इनको दिया जाएगा उसको प्रोसेस करके और इस तरह से उत्पादन का काम ये करेगी। न केवल इस योजना से राज्य में बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा बल्कि अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी राजस्थान सरकार को इससे होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलों से जुड़ा प्रश्न है। दोस्तों, राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है भारतीय हॉकी संघ, उसे हाल ही में 47वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अर्थात FIH है उसने एक इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जिसका नाम है एटियन ग्लिचच पुरस्कार। दरअसल इस दौरान 3 अंतरराष्ट्रीय संघों को 3 अलग अलग पुरस्कार मिले जिनमें एटियन ग्लिचच, पाब्लो नेग्रे और थियो इकेमा पुरस्कार सम्मिलित है। तो भारतीय हॉकी महासंघ को एटियन ग्लिचच पुरस्कार दिया गया है। 47वां कांग्रेस इसका आयोजन किया गया था और इसी दौरान एटियन ग्लिचच पुरस्कार दिया गया। एटियन ग्लिचच जो हॉकी महासंघ है इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पाब्लो नेग्रे पुरस्कार उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ को दिया गया है जबकि पोलिश हॉकी संघ को थियो इकेमा पुरस्कार दिया गया है। FIH मानद पुरस्कार हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को दिए जाते हैं। हॉकी इंडिया को यह इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने नए अभिनव इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से हॉकी के विकास और बढ़ावा देने में योगदान किया है। तो FIH के इसी योगदान की वजह से उसे यह पुरस्कार दिया गया है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार भारतीय हॉकी महासंघ को मिला है और निश्चित रूप से इससे भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा और अधिक जो है विश्व में बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वहां की संसद को भंग कर दिया गया है? हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। तो सरकार के अल्पमत में आने के साथ ही निचले सदन को वहां पर भंग किया गया। तो सही उत्तर होगा हमारा नेपाल। बड़े दिनों से वहां पर गतिरोध चल रहा था और पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी के भी पास बहुमत नहीं होने की वजह से ऐसा किया गया है। नेपाल में अब फिर से संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव होंगे और ये जो संसद भंग करने का फैसला है ये संविधान के अनुच्छेद 76(6) के अधीन किया गया। नेपाल के संविधान का निर्माण वर्ष 2015 में किया गया था। दरअसल वर्ष 2007 में पहली बार नेपाल में वहां के राजा द्वारा एक संविधान सभा को अंतरिम सरकार और संविधान निर्माण दोनों का काम दिया गया था, लेकिन वो काम वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाई, जिसके बाद 2015 में नेपाल का संविधान तैयार हुआ। पहली बार इस संविधान से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा भी दिया गया था। संसद को भंग करने के इस सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ रिट याचिकाएं भी दायर की गई है, जिसको मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई करके कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अगर नेपाल की प्रतिनिधि सभा की बात करें तो इसमें कुल 275 सदस्य निचले सदन में हैं और 2017 में इसका निर्वाचन हुआ था, लेकिन 5 वर्ष पूरे करने से पहले ही इसे भंग कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में हाल ही में मंजूर किए गए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ। तो गुजरात के राज्यपाल देवव्रत द्वारा जो है हाल ही में गुजरात के धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को पारित किया गया, मंजूरी दी गई और इसमें धर्मांतरण पर अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है यदि जबरन किसी व्यक्ति से धर्मांतरण करवाया जाता है। तो धोखे से या जबरन विवाह के जरिए अगर धर्मांतरण कराया जाए तो 10 साल तक की जेल इसमें मिलेगी। ये पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में इस तरह का विधेयक पारित हुआ। भाजपा शासित 2 अन्य राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पहले वैवाहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह का कानून लाया जा चुका है। राज्यपाल ने इस बजट सत्र में पारित 7 अन्य विधेयकों के साथ इसको पारित किया। इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार जबरन धर्मांतरण के लिए विवाह या किसी की शादी कराने या किसी की शादी करने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपए जुर्माना और 3 से 5 साल तक की कैद है। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो अपराध करने वाले को 4 से 7 साल की कैद होगी और यदि कोई संगठन कानून तोड़ता है, संगठन द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उसके अध्यक्ष को 3 से 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो ये सारे के सारे प्रावधान गुजरात के इस विधेयक में किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी खेलों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए 2 महिला खिलाड़ियों की जोड़ी ने क्वालिफाई किया, पलक कोहली और पारुल परमार। तो दोनों ने पैरालंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है। देश की यह पहली जोड़ी है जिसने किसी भी बैडमिंटन स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया हो। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। पलक कोहली और पारुल परमार को यह क्वालिफिकेशन मिला दरअसल उनकी रैंकिंग की वजह से। कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंध लागू है और इसी वजह से 18 वर्षीय पलक और अनुभवी पारुल स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि 11 से 16 मई तक आयोजित हुआ था उसमें भाग नहीं ले पाई। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इनकी विश्व रैंकिंग में 6ठा स्थान है और जितनी भी 6 जोड़ियां शीर्ष पर थी उन सभी को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया है और इसीलिए पलक और पारुल की जोड़ी ने पैरा बैडमिंटन के LL3 SU5 वर्ग में क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया और अब ये भारत का प्रतिनिधित्व टोक्यो पैरालंपिक में करेंगे यदि वो होता है तो। चलिए अगला और हमारा अंतिम आज का प्रश्न देख लेते हैं। रिजर्व बैंक जो कि शीर्ष केंद्रीय संस्था है भारत की और रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में 2020-21 का जो वित्त वर्ष गया है उसके लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में अर्थात सरप्लस के रूप में बची हुई राशि का 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का मंजूरी दी है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स की एक बैठक में यह निर्णय
लिया गया है। 2015-16 से ही इस तरह से रिजर्व बैंक को धन हस्तांतरित किया गया है, जिसका विपक्ष ने काफी आलोचना भी की है। और इस राशि का प्रयोग सरकार किसी भी काम में कर सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में यह राशि दी। इसके अतिरिक्त पूरा राशि ट्रांसफर न करके 5.50% राशि का जो 5.50% है, इसको एज ए कंटीजेंसी रिस्क बफर के रूप में भी जो है रिजर्व बैंक ने अपने पास रखा है। सरप्लस क्या होता है? आरबीआई पूरे साल के दौरान जो भी आमदनी करता है उस पर खर्च के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसे उसका सरप्लस फंड कहा जाता है। इससे एक तरह से मुनाफा भी कहा जाता है, जिसके चलते बनाए गए नियमों के अनुसार आरबीआई इसे सरकार के हाथों में देता है और इसका एक हिस्सा जोखिम प्रबंधन अर्थात रिस्क मैनेजमेंट के तहत अपने पास रखता है। अब तक की सर्वाधिक राशि जो दी गई है वो साल 2018-19 में दी गई थी, जब 1.76 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार को अमाउंट के रूप में ट्रांसफर किए गए थे। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स लाने की मैं कोशिश करता हूं जो टू द पॉइंट हो, एक्यूरेट हो, आपके समय की बचत करें। तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें मेरे साथ इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।